टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, लेकिन टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़्फ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़्फ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था, इसीलिए टोपी और अकेला हो गया। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का लेकिन केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वो बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भिरगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ई भिरगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में ना अच्छे लगी हो। ओ यू! बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वो गालियां बकता हुआ उठा, लेकिन हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वो उसी के पल्लू में चला गया। और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वो बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वो कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वो खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसीलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको ये हो ना मालूम कि जूता खाया ना जात, पहना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। तो क्या हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने जो उसे पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गई बाड़ा, सीता ने कहा। तुम्हें दादी से डराव कितना न चाही, किनो तो हर दादी बाड़न। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वें में पहुंच गया है, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे।
2 साल तो वो फेल ही हुआ। 9वें में तो वो सन 49 ही में पहुंच गया था, लेकिन 10वें में वो सन 52 में पहुंच सका। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वो बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वो गाउदी था, वो काफी तेज था, लेकिन कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था। वो जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। ये सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। ये 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। लेकिन हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था। वो फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वो रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वो जब भी क्लास में बैठता, अपना बैठना उसे अजीब लगता। उस पर सितम ये हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है राम अवतार, या क्या मतलब है मोहम्मद अली? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वो किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, लेकिन जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त न रहा। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। अपने भरे पूरे घर की ही तरह वो अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता। लेकिन जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल ही मर गया। जब वो पहली बार 9वें में आया था तो वो भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसर्च में वो तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात ये कि वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। लेकिन बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वो तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। वो पढ़ाई में जुट गया, लेकिन ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसीलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था।
वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए।